क्या आप जानते हैं, शादी से, विवाह से केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार जुड़ते हैं। दूल्हा और दुल्हन का जीवन शादी के बाद पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। या तो वो स्वर्ग बन जाए या नर्क से भी बदतर, लेकिन बदल जरूर जाता है। एक संपन्न परिवार जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, अच्छे खासे पदों पर काम करने वाले पढ़े लिखे लोग, प्यार करने वाला परिवार। लेकिन फिर एक दिन ये पूरी फैमिली बिखर जाती है। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। कोई वकील ही नहीं मिल रहा था जो इस केस की पैरवी करके न्याय दिलाए। ये हाई प्रोफाइल केस अपने समय का काफी चर्चित, सनसनी फैलाने वाला और आंखें खोल देने वाला केस था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं सचिन उपाध्याय केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और यमुना नदी किनारे बसे हुए आगरा से। यही ताजगंज थाना क्षेत्र के शामसाबाद इलाके में राम रघु एक्सोटिका नाम की एक कॉलोनी है, जहां पर यह मकान विद्यमान है। हाउस नंबर 11, लक्ष्मी निवास। इसी घर में 4 लोगों की एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। इसमें थे सचिन उपाध्याय, इनकी पत्नी प्रियंका उपाध्याय और 2 बच्चे, 6 साल का बेटा और 3 साल की बेटी। भले ही यहाँ केवल 4 लोग ही रहते हों, लेकिन परिवार में और भी लोग थे जो गांव में रहते हैं। सचिन का मूल रूप से घर आगरा में ही मनसुखपुरा थाना क्षेत्र के टीकमपुरा गांव में था। इनके गांव वाले घर में पिता केशव देव शर्मा, मां राजेश्वरी, छोटा भाई गौरव, इनके अलावा और भी कई लोग थे। कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार था। पिता तो सरनेम शर्मा लिखते हैं, लेकिन सचिन उपाध्याय। अब ऐसा क्यों, इसका जवाब तो नहीं मिला। पिताजी केशव देव शर्मा एक रिटायर्ड टीचर हैं। इन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया लिखाया। सचिन उपाध्याय बैंक ऑफ इंडिया में बैंक मैनेजर हैं और इनकी पोस्टिंग शामसाबाद के ब्रांच में थी। इस परिवार के बारे में थोड़ा और बात करें तो शुरू से ही सभी लोगों का एक दूसरे से बहुत लगाव था। सचिन अपने परिवार को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। इन्हें अपने जीवन में भी बहुत कुछ करना था, इसलिए कभी रुके नहीं। काम काज के चलते इन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था। पहले ये अहमदाबाद के कस्टम्स में तैनात थे। वहाँ काम करते करते ये बैंकिंग की पढ़ाई भी कर रहे थे। आगे इसमें भी इन्हें सफलता मिलती है। बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी लग गई। पोस्टिंग थी गुजरात के गांधीनगर के ब्रांच में। फरवरी 2015 के दिनों में इनकी शादी प्रियंका रावत से होती है। प्रियंका भी एक पढ़ी लिखी महिला थी। ये एक प्रभावशाली परिवार से आती हैं। इनके पिता ब्रिजेंद्र रावत आगरा में कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। स्टेट लेवल पर कानून की दुनिया में इनका बड़ा कद था, बड़ा नाम था। भाई कृष्णा रावत भी अधिवक्ता हैं। ये परिवार आगरा के बालूगंज इलाके का रहने वाला था। शादी के बाद प्रियंका भी अपने पति के साथ गांधीनगर गुजरात चली जाती हैं। वहीं ये लोग रहते थे। आगे इनका बेटा हुआ। घर में खुशियां बढ़ गईं। इन लोगों का गुजरात से आगरा, आगरा से गुजरात आना जाना होता रहता था जब भी छुट्टी मिलती। अब चूंकि ये परिवार गांव में रहता है, शहर से दूर है, हालांकि यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तय किया गया कि एक मकान शहर में भी ले लेना चाहिए। इसी के बाद सचिन अपने पिता केशव देव जी के साथ मिलकर एक घर परचेस करते हैं राम रघु एक्सोटिका में। ये घर पिताजी के नाम पर लिया गया। 2017 के आसपास पिताजी ने लिया था, लेकिन EMI पर लगभग 33,000 रुपए हर महीने की किस्त जमा करते थे। इन्होंने खास तौर से अपने बेटे बहू के लिए ही ये घर खरीदा था। 2020 में सचिन और प्रियंका गुजरात से वापस उत्तर प्रदेश लौट आते हैं। सचिन की पोस्टिंग आगरा के शामसाबाद वाले ब्रांच में हो गई थी। ये लोग शहर वाले मकान में ही शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से सचिन का ऑफिस काफी करीब में था। प्रियंका का मायका भी नजदीक था, लगभग 5-6 किलोमीटर। तो जब भी ये चाहे अपने मायके जा सकती है। मायके से लोग इससे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। ऐसा होता भी था, जब भी कभी जरूरत पड़े तो लोग आते जाते हैं। इसी 2020 के आसपास घर में एक बेटी का भी जन्म हुआ। लोगों के हिसाब से 2 बच्चे हो गए, लड़का और लड़की, तो परिवार पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं 2023 में। 12 अक्टूबर थर्सडे यानी गुरुवार का दिन। आज का दिन भी आम दिनों की तरह ही है। घर में 2 मेड भी काम किया करती थीं, रजनी और मुन्नी। एक झाड़ू पोछा लगाती और दूसरी खाना बनाती। सुबह के समय में साफ सफाई करने वाली मेड घर पर आती हैं। प्रियंका जगी हुई थी और पति और बच्चे अलग अलग कमरे में सो रहे थे। काम पूरा होने के बाद मेड यहाँ से चली गईं। बच्चे उठते हैं, उन्हें प्रियंका ने नहलाया धुलाया। दोपहर में खाना बनाने वाली कुक आती हैं। प्रियंका ने कहा कि आज कढ़ी चावल बनाओ, साथ में 16 रोटियां भी बना देना। अभी भी पति अपने रूम में सो रहे थे। आज इतनी देर हो गई है, अभी तक उठे क्यों नहीं। प्रियंका ने सोचा शायद कल ज्यादा थक कर काम से आए होंगे, इसलिए ऐसा है। ये उन्हें जगाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। आगे खाना बनाने वाली कुक भी अपना काम पूरा करके चली जाती हैं। दोपहर से शाम होने लगा, लेकिन पति जगे नहीं। अब पत्नी को थोड़ी फिक्र होती है, क्या हो गया। ये रूम में जाती हैं।
जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने पति थे, वो भी रस्सी के सहारे। प्रियंका बहुत डर जाती है। इनके हाथ से इनका फोन छूट गया, उसकी स्क्रीन टूट जाती है। अब तो ये किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। फौरन ये भागकर एक पड़ोसी के पास जाती हैं, उनसे उनका फोन मांगा और अपने पिता विजेंद्र को कॉल किया। पिता को भी ये सब सुनकर यकीन नहीं होता है। तुरंत ये अपने बेटे यानी प्रियंका के भाई कृष्णा को भेजते हैं। आगे विजेंद्र ने अपने किसी रिश्तेदार को भी इसकी सूचना दी। उस रिश्तेदार ने सचिन के परिवार को सूचित किया। घर वाले बदहवास होकर यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रियंका बेतहाशा रो रही थी, बिलख रही थी। ससुराल और मायका दोनों परिवार के बीच बहस हो जाता है। किसी पड़ोसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। ताजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। देखा कि सचिन को लोग एम्बुलेंस में रखे हुए हैं और हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसने सारा इल्जाम अपने ससुराल वालों पर यानी सचिन के घर वालों पर लगाया कि ये लोग उसे बहुत परेशान करते थे, इज्जत नहीं करते थे, उसे कोई अहमियत नहीं देते। हाल के समय में उसके ऊपर अवैध तरह से लोन इशू करने का भी दबाव दे रहे थे। 2 करोड़ रुपए कीमत बताई गई उस लोन की। आखिर लोन कैसे इशू करें, परिवार बहुत दबाव बना रहा था। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के दामाद के साथ ऐसी चीजें हुई थीं। मामला बड़ा था। पुलिस दामाद को हॉस्पिटल भिजवा देती है पोस्टमार्टम के लिए। पूरे घर को सील किया गया, छानबीन शुरू की जाती है। एक तरफ बहू अपने ससुराल पर दोष दे रही थी, दूसरी तरफ ससुराल वाले बहू पर इल्जाम लगाने लगे। पोस्टमार्टम कराने को लेकर भी दोनों में कहासुनी होने लगी। प्रियंका और इसके मायके वाले पोस्टमार्टम आज रात यानी 12 अक्टूबर की रात में ही करवाना चाहते थे। इन्होंने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कराई। बस पंचनामे पर सचिन के किसी परिजन का हस्ताक्षर लेकर सहमति लेनी थी, लेकिन सचिन के परिजन ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। 13 अक्टूबर की दोपहर में 1 बजे के आसपास डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है। प्रियंका अपने ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा थी। अगर अपने बेटे को इतना परेशान नहीं करते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। आगे पोस्टमार्टम के बाद सचिन के घर वाले इसे अंतिम संस्कार के लिए मनसुखपुरा ले गए। प्रियंका भी शामिल होने के लिए वहां पर जाती है। ये बहुत नाराज और दुखी थी। अंतिम संस्कार होने के बाद ये अपने मायके के लिए जाने लगी, लेकिन सचिन के परिवार वाले इन्हें रोकते हैं। अभी मत जाओ, बहुत सारा क्रियाकर्म करना है। लेकिन प्रियंका को यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना। इसका यहाँ पर कोई नहीं है, जो था चला गया, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। इसने बोला कि रोकिए मत, वरना जैसे पति चले गए वैसे ये भी चली जाएगी। उधर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैरान करने वाले खुलासे करते हैं। 14 अक्टूबर को रिपोर्ट आ जाती है। इसमें पता चला कि सचिन के ऊपर ढेर सारे चोट के निशान हैं। कई जगहों से लाल पदार्थ का भी रिसाव हो गया था। यही नहीं, जगह जगह पर दाग के भी निशान मिले, जैसे किसी गर्म चीज से टच कराया गया हो। ये सारी बातें केस को पूरी तरह से बदलने वाले थे। अब लगने लगा कि किसी और ने कुछ किया है, जैसे पति की पिटाई की गई हो, किसी ने काफी हाथ उठाया हो। 17 अक्टूबर को प्रियंका ताजगंज थाने पहुंचती है और अपने ससुराल वालों पर दहेज का केस दर्ज कराया। ये लोग बहुत परेशान करते थे, इसे और इसके पति को शांति से रहने नहीं देते। पति के ऊपर लोन अप्रूव करने का प्रेशर दिया जा रहा था और इसके ऊपर दहेज का। प्रियंका ने सचिन के माता पिता, भाई और बाकी परिवार को नामजद कराया। इधर 18 अक्टूबर को सचिन के पिताजी भी ताजगंज थाने जाकर तहरीर देते हैं और अपनी बहू के पिता और उसके भाई को नामजद कराकर केस दर्ज कराया कि इन तीनों ने ही बेटे के साथ कुछ किया है। पुलिस दोनों तरफ से कंफ्यूज थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात का खुलासा हो जाता है कि किसी और ने घटना अंजाम दिया है। अब वो कौन हो सकता है? यह मामला मीडिया में बढ़ रहा था। एक स्पेशल टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। एक और बात आपको बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास भेजने के बाद डॉक्टर्स ने इसको वापस अपने पास मंगा लिया, क्योंकि ये लोग घटना की टाइमिंग मेंशन करना भूल गए थे। टाइमिंग के बाद सामने आई कि जिस समय पोस्टमार्टम हुआ उससे लगभग 36 घंटे पहले का 12 अक्टूबर की शाम 5 बजे पुलिस को सूचना दी गई थी। 13 अक्टूबर की दोपहर में 1 बजे के आसपास पोस्टमार्टम हुआ, यानी इनके बीच होते हैं 21-22 घंटे, पर रिपोर्ट में मेंशन हुआ था 36 घंटे का। इसको देखकर लगा कि वो घटना 11 अक्टूबर की देर रात में हुई होगी, पर फिर 12 अक्टूबर की शाम को पुलिस को क्यों सूचित किया गया? 16-17 घंटे वेट क्यों करते हैं? पुलिस को भी किसी थर्ड पर्सन ने इन्फॉर्म किया था। पुलिस की जांच तो शुरू हो चुकी थी। अब ये पता करना है आखिर 11 अक्टूबर की देर रात में घर पर कौन आया गया था। सचिन ने फोन पर आखिरी बार किससे बात की थी, इसकी डिटेल निकाली गई। इनके परिजनों से भी पूछताछ किया जाने लगा। पुलिस को काफी सावधानी से केस में आगे बढ़ना था, क्योंकि यहाँ पर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और इनके बेटा बेटी को नामजद कराया गया था। अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो पुलिस भी फंस सकती है। पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम घर पर जाकर छानबीन करती है, तलाशी लिया जाता है। पुलिस को घर के अंदर से कोई भी रस्सी बरामद नहीं हुई, ना ही जिस कमरे में सचिन थे उसका दरवाजा टूटा फूटा मिला। लेकिन कुछ और चीजें पुलिस को मिलती हैं। बाथरूम के अंदर टूटा हुआ पीवीसी पाइप था, लगा कि सही पिटाई की गई हो। इसके अलावा टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े थे, बेसिन भी टूटा हुआ मिलता है। इनके अलावा धुले हुए चादर, कपड़े भी पाए गए।
जिन पर लाल पदार्थ के अंश मिलते हैं। शायद इनको धुलकर दाग मिटाने की कोशिश की गई हो। कपड़े इस्त्री करने वाला प्रेस भी मिला, जिसे ही शायद गर्म करके टच कराया गया हो। ऐसे ही दाग शरीर पर पाए भी गए थे। सचिन के परिजन भी जब 12 अक्टूबर को उस घर पर गए थे तो धुले हुए कपड़े और चादर देखे थे, जैसे उन्हें सुखाने के लिए रखा गया हो। उन पर कुछ धब्बे भी दिखाई दिए। घर की जो मेड थी, पुलिस उनसे बात करती है। 12 अक्टूबर की सुबह में जब सफाई करने वाली मेड आई तो प्रियंका ने इनसे कहा कि इस वाले कमरे में सफाई मत करना, साहब सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वाले कमरे में सचिन मौजूद थे। दोपहर में खाना बनाने वाली कुक आई, उनसे प्रियंका कढ़ी चावल और 16 रोटियां बनवाती है। ये 2 वयस्क लोग और 2 छोटे बच्चों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही भोजन था। आमतौर पर एक टाइम में केवल 7-8 रोटियां ही बनवाती थीं, ऐसा कुक ने बोला, लेकिन 12 अक्टूबर के दिन 16 रोटियां बनवाई। सचिन के परिजन बताते हैं कि 11 अक्टूबर की सुबह में सचिन यहाँ गांव वाले घर पर मिलने के लिए भी आया था। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। पूछने पर इसने बोला कि इसका पत्नी से कहा सुनी हो गया है। परिवार के लोग इनको समझाते हैं कि तुम उससे ज्यादा बहस मत करना, जो बोले मान लेना, उसकी दिक्कतों को समझो और उसका निवारण करो, उसको खुश रखो, तभी जीवन सही से बीतेगा। इसके बाद सचिन वापस शहर वाले घर पर चले जाते हैं। रात में परिजन बेटे को हालचाल के लिए कॉल करते हैं, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसकी जगह पर प्रियंका कॉल उठाती है और कहती है कि ये थके हुए हैं और सो गए हैं, फोन की बैटरी भी डाउन हो गई है। पुलिस को सचिन की आखिरी कॉल में इसकी सासू माँ यानी प्रियंका की माताजी का नंबर मिला, पर दामाद ने आखिरी बार अपनी सासू माँ से क्यों बात की, क्या बात की, और यह कॉल रिकॉर्ड अपने परिवार से बात करने के बाद का है। इससे सवाल उठा कि अगर सचिन नींद में थे तो अपनी सासू माँ को कॉल क्यों करेंगे। कॉलोनी में कई सारे CCTV कैमरे लगे हुए थे, पुलिस उनको भी देखना शुरू कर देती है, लेकिन किसी भी कैमरे में कोई अनजान व्यक्ति घर जाते हुए नहीं देखा गया। बस एक आदमी आया था 11 अक्टूबर की रात को। पता चला कि वो कृष्णा रावत है, यानी प्रियंका का भाई सचिन के साले साहब। वो आया, 45 मिनट तक इलाके में रहा और फिर चला गया। पुलिस को इसकी लोकेशन भी यहीं की मिलती है, टाइमिंग मैच कर रही थी। जिस पड़ोसी से फोन लेकर प्रियंका ने अपने पिता से बात किया था, पुलिस इनसे पूछताछ करती है। इनके अनुसार प्रियंका बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसने कहा था कि इसका फोन टूट गया है, किसी को कॉल करना है, कृपया अपना फोन दे दीजिए। उसने नॉर्मली बातचीत किया और फिर फोन देकर चली गई। कुछ समय के बाद वो दोबारा आती है और दोबारा फोन लेकर पिता से बात करती है। पड़ोसियों के साथ साथ मेड भी बताती हैं कि प्रियंका बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। क्या सचिन की पत्नी और साले साहब ने मिलकर कुछ किया है? पुलिस की टीम यही जानने के लिए प्रियंका के मायके जाती है, बालूगंज। यहाँ पर शुरुआती पूछताछ किया जाता है। पुलिस को प्रियंका और इसके भाई कृष्णा पर संदेह था। भाई तो घर पर नहीं मिला, लेकिन प्रियंका की पूछताछ के दौरान तबीयत खराब हो जाती है। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। बाद में पता चला कि प्रियंका हॉस्पिटल से फरार हो गई। इसके पिता बृजेंद्र रावत भी गायब हो जाते हैं। अब पुलिस इनको ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करती है। 20 अक्टूबर को कृष्णा रावत पकड़ा जाता है। उधर जो वकील लोग थे उनमें गुस्सा फूटने लगा कि हमारे प्रेसिडेंट को नामजद क्यों कराया गया, उनको बदनाम क्यों किया जा रहा है, उनका इस केस से क्या लेना देना। इसी 20 अक्टूबर को अधिवक्ताओं ने कलेक्टोरेट तहसील में हड़ताल रखी। इस केस को SIT CBCID को सौंपने की मांग करने लगे। 21 अक्टूबर को बैठक बुलाई जाती है। विरोध जताने वालों में आगरा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सहित कई बड़े वकील भी शामिल होते हैं। केस में प्रियंका के पिता जो कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनका क्या रोल था ये अभी आपको पता चलेगा। पहले तो कृष्णा रावत ने कुछ भी पुलिस को बताने से मना किया, इसे कुछ नहीं पता। जब पुलिस घर पर गई थी प्रियंका से पूछताछ करने, ये उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले की बात है। इसने कहा था कि इसके पति बीमार थे, इसीलिए भाई को बुलाया था। पिता को कॉल किया था, वही भाई को भेजते हैं। पर पुलिस के पास इसकी लोकेशन, CCTV फुटेज, घर में होने के और भी कई सबूत थे। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर इन्होंने कहा कि सारा कुछ इनकी बहन ने किया है। अब कैसे किया ये उसी से पूछिए। प्रियंका और इसके पिता विजेंद्र भागे हुए थे, पुलिस से बचते फिर रहे थे। इन्हें ट्रेस करने के लिए सर्विलांस टीम को एक्टिव किया जाता है। जिन जिन रास्तों से ये गए थे उनका पता करना था। फरवरी 2015 में सचिन और प्रियंका की शादी हुई थी। बृजेंद्र ने केशव जी से बोला था कि इनकी बेटी पढ़ी लिखी है, इसको गांव जैसे इलाके में नहीं रहना, किसी शहर में रहने का इंतजाम कीजिए। बहू भी अपने पति से कहती कि शहर लेकर चलो। प्रियंका शुरू से ही सचिन के परिवार को अपना नहीं मानती थी। बेटा बहू को अपने साथ गुजरात ले गया, गांधीनगर, जहां पर उसकी नौकरी थी। तब भी प्रियंका सचिन से जिद करती कि यहाँ से जाने के बाद फिर से गाँव में नहीं रहना, तुम शहर में ही घर ले लो। इसको चाहिए था कि अपने पति और बच्चों के साथ ससुराल वालों से अलग रहे, उनके साथ ना रहे। पर सचिन तो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, उनसे कैसे अलग हो सकते हैं। इसके चलते पति पत्नी में बहस होता, कहा सुनी होती। जब सचिन के पिता को ये पता चला तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बहू अलग रहना चाहती है, शहर में रहना चाहती है तो रह सकती है, परिवार को कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने शहर में एक नया घर खरीदने का फैसला किया। सचिन भी नए घर के लिए राजी हुए।
पर फिर ये सोचते कि बड़ा घर लेंगे ताकि पूरा परिवार आराम से रह सके, साथ रहेंगे। प्रियंका ऐसा नहीं चाहती थी। इस शहर में रहना तो है लेकिन ससुराल वालों के साथ नहीं रहना। 2017 में यह मकान खरीदा गया। ससुर जी किस्त भरने लगे। उधर प्रियंका के मायके वाले, उसके पिता इतने बड़े वकील हैं, भाई भी वकील, बड़े बड़े पद पर हैं। वो लोग भी बेटी को समझाने के बजाय हाँ में हाँ मिलाते थे। उसके जिद को पूरा कराने के लिए सचिन के परिवार को डराते थे कि अगर बात नहीं सुनते तो ढेर सारे केस कर देंगे। जब भी प्रियंका गुजरात से आगरा आती तो नए वाले घर में ही रहती, अपने ससुराल नहीं जाती। पति की पोस्टिंग यहाँ पर होने के बाद ये पूरी तरह से शिफ्ट हो गए थे। यहाँ आते ही पत्नी और भी ज्यादा तेवर दिखाने लगी। ये चाहती थी कि इसका पति इसके कंट्रोल में रहे, जो मैं कहूँ वही करे, उल्टा जवाब न दे। पति भी पत्नी की सारी बातें सुनते थे, सब कुछ मानते थे, लेकिन ये अपने परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं। कभी कभी छुट्टी मिलने पर, त्योहार पर ये अपने घर पर जाते थे माता पिता से मिलने के लिए। प्रियंका को इसमें भी दिक्कत थी कि अगर तुमको छुट्टी मिली है तो इसे घुमाने के लिए ले चलो, इसके साथ समय बिताओ, न कि अपने परिवार के पास जाओ। ये सचिन को उसके परिवार से फोन पर बात करने से भी रोकती थी। अगर ये अपने माता पिता के लिए कोई सामान खरीदते हैं, अपने भाई के लिए कोई चीज खरीदते हैं तो प्रियंका और भी गुस्सा करती। सचिन काफी सीधे साधे थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। ऊपर से यहाँ से प्रियंका का मायका काफी नजदीक था। जब चाहिए अपने पिता को, अपने भाई को बुला लेती थी। वो लोग भी दामाद को काफी डांटते थे, हाथ भी उठा देते हैं। सचिन सब कुछ अकेले ही सहन कर रहे थे, पर कभी भी अपने परिवार को इसके बारे में बताया नहीं। लेकिन भले ही माता पिता को कुछ ना बताएं, पर वो समझ जाते हैं। बहू के पिता ब्रिजेंद्र किसी तीसरे से सचिन के घर पर संदेश भिजवाते थे कि ज्यादा कुछ किया तो झूठे केस में फंसा देंगे, सांस लेना भी दूभर कर देंगे। ये सारी बातें सचिन के पिताजी कैमरे पर खुद बताते हैं। डराने के लिए प्रियंका ने सचिन और ससुराल वालों पर झूठा दहेज का केस भी कर दिया था। मायके वालों को सोचना चाहिए था कि बेटी को समझाएं, इतनी लिमिट पार ना करे, लेकिन उल्टा वो लोग भी इसका साथ देते थे। सचिन और इसके परिवार को दब कर रहना पड़ रहा था। बहू ने बेटे को परिवार से पूरी तरह से अलग कर दिया। ना तो उनसे बात करने देती थी, ना ही मिलने जाने देती थी। ये घर सचिन के पिताजी के नाम पर था, लेकिन बहू इसे सचिन के नाम करवाना चाहती थी ताकि बाद में अपने नाम करवा ले। घटना वाले दिन सचिन के परिवार वाले बेटे को देखते ही समझ गए थे कि कुछ तो हुआ है। उसके ऊपर कई सारे पिटाई के निशान थे। प्रियंका के घर वालों ने कहा कि पोस्टमार्टम आज रात ही होगा। ऐसा इसलिए ताकि इनका आदमी पोस्टमार्टम करे, रिपोर्ट इनके हिसाब से बने जैसा ये चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें सचिन का परिवार भांप चुका था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। कहा कि डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा जांच होगी। इसके लिए ये लोग डीसीपी ऑफिस भी जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। प्रियंका के पिताजी इस केस को प्रभावित कर रहे थे। प्रियंका लगातार ससुराल वालों पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। सचिन के परिवार ने आरोप लगाया कि शुरू में पुलिस ने उनके ही दबाव में काम किया, तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी एफआईआर दर्ज होने में 4 दिन लग गए। ऊपर से झूठा दहेज का केस भी प्रियंका के कहने पर दर्ज कर लिया। अगर ईमानदारी से जांच होती तो बहू और उसके पिता फरार नहीं होते। 25 अक्टूबर को पुलिस ने प्रियंका द्वारा दर्ज झूठा दहेज का केस रद्द कर दिया। पिता और बेटी को ढूंढा जा रहा था। फिर पुलिस को सर्विलांस टीम से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दोनों प्रयागराज में हैं। वहां एंटीसिपेटरी बेल के लिए दोनों गए थे। 28 अप्रैल की शाम तक दोनों पकड़े गए। शुरू में दोनों ऐसे पुलिस से बात कर रहे थे जिसे पुलिस जो जो सवाल पूछेगी इन्हें पहले से ही याद है, इन्हें क्या बोलना है पहले से ही तय कर रखा है। लेकिन फिर दोनों पुलिस के सामने टिक नहीं पाते हैं और अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। सितंबर 2022 में एक पेट्रोल पंप के अलॉटमेंट के लिए सचिन और उसके पिता ने अप्लाई किया था। सचिन चूंकि ऑलरेडी जॉब करते हैं, पिता रिटायर्ड टीचर हैं और घर में एक छोटा भाई है जो बेरोजगार बैठा रहता है। सोचा कि भाई के नाम पर पेट्रोल पंप ले लिया जाए, वही संभालेगा, उसकी भी जिंदगी बन जाएगी, लाइफ पटरी पर आ जाएगी। इसके बारे में सचिन ने अपनी पत्नी को नहीं बताया था क्योंकि वो गुस्सा करेगी। लेकिन यह बात ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाती है। प्रियंका को इसके बारे में पता चल गया। फिर से पति पत्नी में काफी झगड़ा होने लगा कि तुमने अपने भाई के नाम पर क्यों अप्लाई किया, अपने नाम पर क्यों नहीं? अगर तुम अपने नाम पर लेते तो उसका फायदा हमें होता। इन्हीं सब चीजों को लेकर 11 अक्टूबर 2023 की सुबह में सचिन अपने घर पर आए थे अपने परिवार से बात करने के लिए। बातचीत करने के बाद ये शहर वाले घर पर चले जाते हैं। वहां पर पति पत्नी में फिर से झगड़ा हुआ। प्रियंका अपने पिता को कॉल करती है, उन्होंने बेटे को भेज दिया। देर रात में कृष्णा रावत आता है और भाई बहन मिलकर खूब पिटाई करते हैं इनकी। प्रेस गर्म करके उसको टच कराया, पीवीसी पाइप से पिटाई की, इतना हाथ उठाते हैं कि ये बेहोश हो गए। फिर एक कपड़े को उनके गले के आसपास लपेट कर कहानी समाप्त कर देते हैं। पुलिस इस वाले कपड़े को भी बरामद कर लेती है। इसी दौरान सचिन के घर से कॉल आया था। प्रियंका ने कहा कि वो सो रहे हैं, फोन की बैटरी डाउन भी है। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद अपने पति के फोन से अपनी माँ को कॉल लगाती है। माँ से कहा कि पिता से बात कराइए। पिता चूंकि एक वकील हैं, सारे सबूत सुराग कैसे कोर्ट में पेश किए जाते हैं सब कुछ जानते थे। बेटी ने जानबूझकर अपने फोन से कॉल नहीं किया था ताकि आगे चलकर पुलिस को ठोस सबूत ना मिले। पिता इसको फोन पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कैसे कैसे क्या करना है, अब तुम क्या करोगी। प्रियंका ने घर की रूम की अच्छे से साफ सफाई की।
लाल पदार्थ भी बिखरे हुए थे, उनको साफ किया। चादर कपड़े धुले जाते हैं। इस इलाके में कई सारे कैमरे भी लगे हुए थे। इन्होंने सोचा था कि पति को कहीं बाहर ले जाकर ठिकाने लगा देंगे, लेकिन कैमरे से पकड़े जा सकते हैं, इसलिए ये वाला प्लान कैंसिल कर दिया। कोई और प्लान बनाया। पिता ने दूसरी तरकीब बताई। इसके बाद भाई घर से चला गया। पूरी रात प्रियंका घर में बच्चों के साथ रहती है। सुबह साफ सफाई करने के लिए आई मेड को कमरे में जाने नहीं दिया, कहीं उसको शक ना हो जाए। कहा कि साहब सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। आगे प्रियंका कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला भी लगा देती है। खाना बनाने वाली कुक से ज्यादा खाना बनवाया ताकि उसको भी अजीब ना लगे, और ऐसा भी सोचा कि शाम को नाटक करेंगे, परिवार के लोग घर पर आएंगे, फिर खाना नहीं बन सकता, कहीं उनके लिए खाने की कमी ना पड़ जाए। जानबूझकर पड़ोसी के फोन को लेकर पिता को कॉल करती है ताकि इसके फोन में कोई कॉल रिकॉर्ड ना मिले। पिता से आगे का इंस्ट्रक्शन लिया, अब क्या किया जाए। 17-18 घंटे बीत चुके थे। अब 12 अक्टूबर की शाम हो रही थी। अब लगा कि शायद सबको बताना चाहिए। ये लोग ऐसे जता रहे थे जैसे पति ने ही कुछ किया है। सचिन के पिता बताते हैं कि इनका बेटा बहुत होनहार था। बैंक मैनेजर होते हुए भी पीसीएस की तैयारी कर रहा था। उसको ऑफिसर बनना था, लेकिन पारिवारिक कलह के चलते इसमें फोकस नहीं कर पाता। उसने परिवार को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, लेकिन प्रियंका को और भी चाहिए था। घर इसके नाम हो, पेट्रोल पंप भी कब्जा करें। इस केस के लिए पिता को कोई वकील नहीं मिल रहा था जो इनके बेटे की तरफ से पैरवी करे, उसे न्याय दिलाए। पिता ने परेशान होकर कहा, या तो ये केस को बाहर ट्रांसफर कराएंगे या फिर बाहर कहीं से वकील बुलाएंगे। यहाँ के वकील ब्रिजेंद्र से दुश्मनी नहीं लेना चाहते, इसलिए कोई केस नहीं ले रहा। पुलिस ने प्रियंका और इसके भाई कृष्णा रावत पर IPC 302 और सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए। पिता ब्रिजेंद्र पर षड्यंत्र रचने और सबूत मिटाने के भी चार्जेस लगे। 25 गवाहों के साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जुटाए गए। तीनों आरोपियों को, पिता, बेटा, बेटी, इन्हें जेल भेजा गया। हाई कोर्ट में इन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया। 20 जनवरी 2024 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है। पारिवारिक कलह के चलते सारी घटना अंजाम दी गई थी। प्रियंका देवर के नाम से पेट्रोल पंप को लेकर नाराज थी, साथ में ये घर को भी अपने नाम करवाना चाहती थी। 25 अप्रैल 2024 को वापस हाई कोर्ट भाई बहन के प्रार्थना पत्र को खारिज कर देती है। हालांकि इसके पहले पिता को बेल मिल चुकी थी। सोचिए कि आम जनता जिस वकील से न्याय दिलाने की उम्मीद करती है, वही इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ था। अच्छे खासे खुशहाल परिवार को अपने स्वार्थ और लालच के चलते उजाड़ दिया। प्रियंका के पिता और भाई भी नहीं सोचते हैं, अपने घर की बेटी का सुहाग ले लिया, जिसमें बेटी खुद भी मदद करती है। पुलिस ने बेटी को मेन आरोपी बनाया, बाकी दोनों सहयोगी आरोपी हैं। यह केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।